स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ASSC एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 2 से चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो अब प्रतिरोधों को हमको जोड़ना है श्रेणी क्रम में, ठीक है। यानी कि एक लाइन में प्रतिरोध काफी सारे जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या इससे, देखो। तो सबसे पहले तो इसकी थ्योरी लिखी जाएगी। क्या है थ्योरी? हेडिंग होगी प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। उत्तर लिखने के बाद हेडिंग प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। फिर क्या लिखते हैं इसमें हम 1 2 3 समथिंग 3 ले लेते हैं अभी प्रतिरोध। इन तीनों को हम जोड़ें तो इसमें क्या होगा, तीनों के हिस्से होंगे। प्रतिरोध बनाया कैसा जाता है? नॉकदार, ठीक है। प्रतिरोधों को हम इस तरीके से नॉक के हिसाब से बनाते हैं। तो पहले परिभाषा जो इसकी थ्योरी है, इसमें 3 प्रतिरोध हमें लाइन से लिए हुए हैं और क्या होगा कि इसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। यह क्रम लगातार चलता रहता है। अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक सेल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें सेल के थ्रू पहले प्रतिरोध का पहला हिस्सा और आखिरी वाले प्रतिरोध का आखिरी हिस्सा एक सेल के थ्रू जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यही इसका क्या होता है, श्रेणीक्रम संयोजन होता है। तो इसमें हेडिंग होगी कि माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके विभवांतर क्या होंगे? प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा जो कि होगा V1 V2 और V3। इनमें प्रवाहित धारा क्या होगी? I। अब ये जो हमने परिभाषा लिखी है इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ओके, तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। देखें, श्रेणी क्रम में जोड़ना है किसको? प्रतिरोधों को। तो प्रतिरोध बनाते हैं ऐसा नॉकदार। ये हो गया जैसे कि अपना R1, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध इसी क्रम में यहाँ जोड़ दिया है। ये हो गया कौन? R2। अब तीसरा यहाँ पे जोड़े, ये हो गया अपना R3। R फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है श्रेणी क्रम में। तो जो हमने थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी क्या है? इसमें पहले ये देखें प्रतिरोध के क्या होंगे? सिरे, ये आगे का सिरा और ये पीछे का सिरा, या कह सकते हैं पहला सिरा और दूसरा सिरा। इसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे का एवं आखिरी या अंतिम प्रतिरोध, मतलब कितने भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। हमने कितने लिए? 3। तो पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे का संबंध किससे कर दिया जाता है? एक सेल से कर दिया जाता है। सेल इस तरह से बनाते हैं, ये प्लस इस तरफ माइनस, यहाँ पे बीच में लगा दी कुंजी या फिर हम इसे स्विच कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है धारा प्रवाहित होगी। धारा क्या है? I। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। तो धारा यहाँ से चलेगी, यहाँ से गुजरेगी सेकंड पर, थर्ड पर, और फिर धारा इस तरफ से आते हुई सीधी कहाँ पहुंचेगी? माइनस पर, ठीक है। तो कुंजी को के लिख सकते हैं चाहे तो। अब इनके सिरों के मध्य, प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक V1। R2 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2। R3 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3, ठीक है। तो माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 V2 एवं V3 है। इनमें प्रवाहित धारा क्या है? I है। I कॉमन है और विभवांतर अलग अलग है 1 2 3 करके, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल विभवांतर, मतलब कि जो चीज ज्यादा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, तो ये अलग अलग हो रहे हैं, इसीलिए इनका हम क्या निकालें? कुल। तो लिखना होगा कुल विभवांतर। कुल विभवांतर क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो कुल विभवांतर क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके बाद क्या है, क्या लगाया जाएगा? इसे धारिता, संधारित्रों में हमने पढ़ा हुआ था, संधारित्रों में धारिता की परिभाषा लगती है। और याद रखें प्रतिरोध के लिए लगता है हमेशा ओम का नियम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम हम फिर अभी अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा? ओम का नियम है V बराबर IR, ठीक है। RI भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमको ज्ञात क्या करना है? विभवांतर। इक्वेशन ये है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान इस इक्वेशन से आ गया। तो अब हम क्या करें? इस V का मान रख दें, समीकरण नंबर 1 है।
तो प्रतिरोध के लिए क्या लगता है, ओम का नियम, तो जो कि क्या है, V बराबर आई आर। हम देखें अगर V का मान है आई आर तो 1 का मान क्या होगा, V1 बराबर आई आर वन, क्योंकि आई तो होने के लिए केवल आई ही है, वो तो समान है, R1 2 3 है, तो हम V1 बराबर क्या निकालेंगे, आई आर वन। इसके बाद क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, V2 बराबर आई आर टू, और 3 के लिए क्या होगा, V3 बराबर आई आर थ्री। तो हम यहाँ लिखते हैं इसी प्रकार, किसके प्रकार, इस तरह से। V बराबर अगर आई आर है तब क्या होगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई आर वन, V2 बराबर क्या होगा, आई आर टू, और V3 बराबर क्या होगा, आई आर थ्री। क्योंकि 1 2 3 होने के लिए केवल क्या है, R, आई तो कॉमन है, वो तो एक ही जैसा चल रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम V का मान रख सकते हैं आई आर, V1 V2 और V3 के मान लिखे जा सकते हैं ये, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 चाहे तो एक बार लिख लें, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, V का मान क्या है, आई आर, इसकी वैल्यू रखें तो आई आर बराबर 1 का मान क्या है, आई आर वन प्लस आई आर टू, V2 का मान है आई आर टू, और V3 का मान क्या है, देखें V3 का मान है आई आर थ्री, आई आर थ्री। अब क्या है, यहाँ से देखें 1 2 3, इन तीनों में से क्या चीज है, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकाल लिया जाएगा, यहाँ से आई। जो चीजें कॉमन क्या होता है, सब में है, ठीक है। तो सब में यहाँ पर क्या है, आई, तो आई को क्या निकाला जाएगा, कॉमन। तो आई आर बराबर होगा, आई कॉमन अंदर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आर बराबर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे, या तो ये लिख सकते हैं यही अभीष्ट व्यंजक है, या तो फिर लाइन लिखी जाएगी, यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रतिरोधों का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, तब प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। ओके, थैंक यू।